नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट के स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, नॉर्मल लाइफ में हम सभी जानते हैं कि हम सभी का एक इंडिविजुअल राइट्स है और उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे का ड्यूटी भी है। और अगर किसी का ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण दूसरे का राइट अगर वायलेशन होता है तो उस इंसान को कॉम्पनसेशन या फिर रेमेडी देना पड़ेगा। और इसी के ऊपर बेस करके ही हमारा टॉर्ट में 3 बेसिक प्रिंसिपल आता है, जो कि है रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी को अगर डैमेज होता है तो उसको रेमेडी या फिर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका फॉल्ट है तो आपको रेमेडी देना पड़ेगा। बट दोस्तों, क्या आपने सुना है कि विदाउट फॉल्ट आपको कभी कॉम्पनसेशन या फिर रेमेडी देना पड़ सकता है? इसके ऊपर बेस करके ही हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ था 1868 का रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर के केस से। इस केस में क्या हुआ था, रेनॉल्ड और फ्लेचर दोनों ही पड़ोसी थे। रेनॉल्ड के लैंड में था उसका माइंस और फ्लेचर के लैंड में था उसका मिल्स। और फ्लेचर के लैंड में जो मिल्स वगैरह था उसको चलाने के लिए उसको बहुत सारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट था। उसके लिए फ्लेचर ने क्या किया, एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर की मदद से एक रिजर्वायर खोदना चालू किया उसने। बट इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर जब रिजर्वायर बना रहा था, उन्होंने ये देखा कि उस ज़मीन पे बहुत सारे माइन शाफ्ट पड़े हुए थे। बट कॉन्ट्रैक्टर ने उस शाफ्ट को बंद नहीं किया और जब वो रिजर्वायर बन के रेडी हुआ था, उस शाफ्ट में से बहुत सारा पानी बह के रेनॉल्ड का माइंस में चला गया था और उस वजह से रेनॉल्ड्स का बहुत सारा लॉस हुआ। उसके बाद रेनॉल्ड्स ने क्या किया, डैमेज के क्लेम करने के लिए फ्लेचर के ऊपर केस कर दिया। बट यहाँ पे फ्लेचर ने ये बोला कि वो तो लायबल नहीं है, क्योंकि जो डैम बना था उसको एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया। सो फ्लेचर यहाँ पे लायबल नहीं हो सकता। बट यहाँ पे ब्लैकबर्न, जो कि जज है इस केस का, ये बोला कि फ्लेचर ओनली लायबल और सारी भरपाई फ्लेचर ही करेगा। और यहाँ से ही सेटअप हुआ हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। और ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल है डेंजरियस थिंग, मतलब कि जो थिंग है या फिर कोई एक्ट है वो डेंजरियस होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल, जो कि है एस्केप, मतलब कि डेंजरियस थिंग तो है लेकिन उसको एस्केप करना ज़रूरी है। अगर वो डेंजरियस थिंग एस्केप ही नहीं करेगा तो वो पर्सन को हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं ला सकते। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। इसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें करना जो कि नेचुरल नहीं है, एक्सेप्शनल है। सो दोस्तों, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी कुछ जनरल डिफेंसेस दिए गए हैं। जनरल डिफेंसेस का मतलब होता है कि लॉ के बहाने इन द सेंस अगर ऐसा होगा तो फिर हम डिफेंडेंट को लायबल नहीं कर सकते। सो दोस्तों, हमारा पहला जनरल डिफेंस है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ या फिर प्लेंटिफ फॉल्ट। इसका मतलब है कि प्लेंटिफ का फॉल्ट भी वहाँ पे है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है पॉइंटिंग वर्सेस नोक्स का केस। इस केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दो पड़ोसी थे और डिफेंडेंट के घर में कुछ पॉइजनस पेड़ लगा हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेंटिफ के घर से कुछ घोड़े जाके डिफेंडेंट के घर में जाके उस पॉइजनस पेड़ को खा के मर गए थे। फिर यहाँ पे प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर केस कर दिया, लेकिन यहाँ पे डिफेंडेंट का जो डेंजरस पेड़ था वो तो एस्केप नहीं किया ना, इसीलिए प्लेंटिफ को यहाँ पे रेमेडी नहीं मिला। तो हमारा दूसरा डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान की इच्छा। यहाँ पर एक फेमस केस है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इस केस में क्या हुआ, अचानक बारिश के कारण डिफेंडेंट के लैंड में बहुत सारा पानी जमा हो गया और वो पानी जाके प्लेंटिफ का जो लैंड है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट अनवांटेड रेनफॉल, यहाँ पे प्लेंटिफ को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिला। तीसरा डिफेंस है हमारा एक्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी। इसका मतलब है बाहर से आया हुआ
कोई भी थर्ड पार्टी जो कि ना डिफेंडेंट को पहचानता है और प्लेंटिफ को पहचानता है, अगर उसकी वजह से कोई भी कॉज या डैमेज होगा तो फिर डिफेंडेंट को यहाँ पे लायबल नहीं माना जाएगा। सो दोस्तों, हमारा लास्ट डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टैट्यूट या फिर गवर्नमेंट बॉडी की वजह से कोई भी डैमेज होगा तो यहाँ पे हम डिफेंडेंट को लायबल नहीं कर सकते। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।